जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के देसी एजुकेशन पे। आज फिर हम लेकर आए हैं एक फिजिक्स का मॉक टेस्ट। हमने 3 मॉक टेस्ट कर लिए, मॉक टेस्ट नंबर चौथा है। सो हम आज अपना एक अगला मॉक टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूस करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। ठीक, आइए हम अपने मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 71। ठीक, बताना अगला क्वेश्चन है कि रेडियोएक्टिवता का मापन किससे किया जाता है। तो रेडियोएक्टिवता का मापन हम जीएम काउंटर से करते हैं। ठीक, क्वेश्चन फिक्स दिया गया है, याद रखिएगा किससे मापा जाता है रेडियोएक्टिवता को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन है कि किसी पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में कोटर होता है, एन टाइप के अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 73। निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बच्चे लगा देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो जूल लगा के चले आएंगे। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 74। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। ये पूछता है कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, एक पूछता है कि जो बैक मिरर होता है पीछे का देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अवतल दर्पण फोकस करता है, स्ट्रेट में समांतर में प्रकाश को भेजता है, इसलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक, पीछे का देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। जो मिरर पीछे की गाड़ियाँ देखी जाती हैं उसमें उत्तल लगता है। तो इसमें बोल रहा है कि पश्च दृश्य को किस रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। पश्च का देखने के लिए आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण। ओके, हेडलाइट की जब बात करेगा तो उसमें अवतल। ओके, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है उच्चाई ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक, उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक, तो इसे क्वेश्चन सीधा है, इसमें कोई डाउट की संभावना नहीं है। ठीक, अब राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। वो किलोवाट आवर किसकी इकाई है। इसमें बच्चे 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। बच्चे विद्युत शक्ति में और विद्युत ऊर्जा में फंस जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ठीक, राइट ऑप्शन सी। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई एयरफोर्स में कोई फिजिक्स के ना बड़ा सवाल आता है ना एकदम छोटा नहीं। हाँ, कुछ सवाल होते हैं ईजी, तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम सवाल ईजी आते हैं। हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत कठिन आते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन एक से देखा जाता है मीडियम होता है। जो उससे ऊपर के लेवल क्वेश्चन होते हैं ना 6-7, तो वो थोड़ा मॉडरेट होते हैं। तो उसमें सबको परेशानी होती है, वो क्लियर नहीं होता है कि हाँ सबको क्लियर नहीं होता है। कोई भी करता है तो कि तो टिप्पा मार देगा, टिप्पा मारने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है जो आता है वही मारिए, ये फोर्स की खास बात है। बच्चे टिप्पा मार के चले आते हैं, पता चलता है जो नंबर है वो भी आ गया, नीचे आ जाता है। जब एक नंबर से मेरिट से बाहर होते हैं तब समझ में आता है कि हाँ माइनस मार्किंग का मतलब क्या होता है। सो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। जो आता है उतना करिए, इनफ है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। प्रेरकत्व के मात्रक का प्रतीक एच है, तो इसका मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मात्रक तैयार कर लीजिएगा। मात्रक बी में एक क्वेश्चन तो फिक्स है क्या आएगा, तो सच है कि हम उसको रट लें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का, गौरैया पक्षी का एक पंखा और एक असमान ऊंचाई से एक स्थान पर गिराए जाते हैं। इनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय
T1 T2 T3 स्थिति में हम अवलोकन करेंगे कि मतलब किसमें ज़्यादा समय लग रहा है गिरने में, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, बात कर रहा है, हाँ अंतर आएगा, निर्वात की बात कर रहा है। निर्वात में जो आप कहेगा तो एक समान बताएंगे कि समान समय लगेगा, ठीक। लेकिन अंतर आएगा, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा वजन का सामान लीजिए, एक पंख ले लीजिए तो अंतर आ जाएगा। लेकिन निर्वात में जब बात करता है तो प्रैक्टिकली बात उतना सत्य नहीं होती है, लेकिन बताया हमने ये तो दिया गया है कि निर्वात में जब बात करता है तो एक सामान्य चाल से गिरता है, ठीक। मैंने समय समान लगता है, इसीलिए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक पिंड जब एक समान वेग से गतिमान है तो निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उसकी गति एक सरल रेखा पर है, उसकी चाल समय के साथ बदलती है, उसका त्वरण शून्य है, उसका विस्थापन समय के साथ बढ़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसका वेग एक समान है तो उसका त्वरण भी एक समान होगा, ठीक। कोई भी जब उसमें स्लेटर त्वरण आएगा ही नहीं, एक समान चल रही है तो उसमें त्वरण ऐसे ही बात है सब है कि शून्य होगा, ठीक। हमेशा ऐसे दो तीन क्वेश्चन है जो किनेमेटिक्स के फंसाते हैं हमेशा। तो उसे डर, जब एक समान की बात करें, एक समान वेग की बात करें, उसमें त्वरण शून्य होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। चलते हैं आगे आगे देखते हैं। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़िए। आप इतना ही पढ़ के छोड़ देंगे, उसमें बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तब लगा के टिप पर चले आएंगे तुरंत, अब जानेंगे सही करके आए। एक तो नंबर भी गया, माइनस मार्किंग भी लेके गया। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो देखते हैं गुरुत्वीय बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, बात सही है। खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, सही बात है। परमाणुओं के लिए एक यह बल नगण्य है, ये भी बात सही है। यह हमारे लिए पिंडों के सभी युग्मों के एक लिए समान नहीं, ये बात गलत है। यानी अपना राइट ऑप्शन ये हो जाए। सभी पिंडों के लिए एक समान नहीं होता है, सभी पिंडों पर लगता है लेकिन सभी पिंडों पर एक समान बल नहीं लगता है। आई बात समझ में, अपना राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसका द्रव्यमान क्या बोलते हैं उसको, घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूबेगा नहीं। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वो तो द्रव्यमान कह रहे हैं, घनत्व तो डूब जाएगा। डूबना तैरना निर्भर करता है घनत्व पे ही, ठीक। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किसी पिंड और द्रव्य के घनत्वों के अंतर पे डिपेंड करता है कि वस्तु तैरेगी कि डूब जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक। तो पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है, ठीक। एक बार समझ में याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 83। कॉपर के एक तार की आर त्रिज्या तथा यल लंबाई है, इसका प्रतिरोध आर है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या 2r तथा लंबाई l/2 हो तो इस तार का प्रतिरोध होगा। तो आपको पता है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। R बराबर ρl/a। तो आपको पूछ रहा है कि लंबाई को l/2 कर दिया है, ठीक। यानी लंबाई को l/2 कर दिया है। आप एरिया को खोलेंगे तो πr² होगा ना। r को बोल रहा है कि 2 गुना कर देंगे हम, तो यहाँ से 2 दूना के 4 r² हो जाएगा, यानी 4 दूना के 8, यानी देखेंगे तो 1/8 हो जा रहा है, यानी 1/8 गुना हो जाएगा प्रतिरोध उसका, ठीक। नीचे आपका सोल्यूशन भी दिया होगा, सोल्यूशन नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके,
अब फार्मूला याद रखिए, फार्मूला को डिराइव करना सीखिए। सब जितने न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे थ्योरिकल भी क्वेश्चन हो, आधे से अधिक क्वेश्चन फार्मूले पे ही बेस होते हैं। अभी यहीं से फार्मूला बनता है जो अपना R बराबर रो बाई L बाई A, यहीं से क्वेश्चन बना। अब जिसको फार्मूला नहीं बनाएगा याद रहेगा वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम हमेशा ट्राई करेंगे फार्मूला अधिक से अधिक याद रहे। अभी क्या लंबाई में वृद्धि करने पर प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ा देने पे प्रतिरोध पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको याद रहेगा कि प्रतिरोध डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है यल के, R डायरेक्ट इन्वर्सली होता है एरिया के, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। ऐसे करके रिलेट करके आंसर दिया जाता है, कोई फिक्स इसका नहीं होता है, सब ऐसे ही करता है। लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे रटने लग के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कितना रटेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर के एक तार की त्रिज्या R तथा लंबाई L है, इसका प्रतिरोध R है। यदि कॉपर किसी तार के अन्य की त्रिज्या 2 लंबाई L, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, फार्मूला तैयार है, जिनका फार्मूला तैयार होगा फटाक से कर लेगा। राइट R/8। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष पता है आपको, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का यूज उस समय किया जाता है जैसे ग्रहों के बीच की दूरी नापी जाती है, उनके बीच उस समय के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो यह समझिए प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश से कुछ मतलब नहीं, प्रकाश वर्ष की मात्रक है वो भी दूरी का, ठीक, लंबी दूरी का। सो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अभिकेंद्रीय तथा असंरक्षी होता है। निम्नलिखित से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल। घर्षण बल अपकेंद्रीय बल होता है, असंरक्षी बल होता है। असंरक्षी बल गुरुत्वीय बल होता है और वैद्युत बल, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल भी आ जाता है। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 86। मान लीजिए कि समान द्रव्यमान वाले दो ग्रहों ए और 2 की त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। R1 इज ग्रेटर देन R2। इस ग्रहों की सतह व गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार संबंधित है। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा, आप दो फार्मूला जानते होंगे जी का, जी बराबर Gm/r²। ओके, ठीक, एक फार्मूला होता है जी बराबर 4/3 रो जी आर। ओके, जब ये फार्मूला जब हम यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में निर्वात की घनत्व की बात की हो, तब जब घनत्व की बात होती है तो जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आर के। अगर घनत्व की बात न की हो तो जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ओके, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि घनत्व की बात किया है तो अपना हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जी बराबर 4/3 रो जी आर। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है आर के, तो क्वेश्चन में दिया है कि आर इज ग्रेटर देन R2। तो आप देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि जी का मान भी आर का मान अधिक हो है तो जी का मान भी अधिक होगा, तो G1 G2 से अधिक होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोनों फार्मूला हमेशा तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। आप देखे होंगे सुबह भी सूर्य निकलने से पहले लालिमा छा जाती है, सेम उसी प्रकार शाम को जब सूर्य डूबता है तो लालिमा छा जाती है 2-3 मिनट के लिए, एकदम सेम कंडीशन आ जाती है, 2-3 मिनट तक रहता है, लालिमा एकदम छा जाती है। उसी का पूछ रहा है कौन सा कारण है, किस सिद्धांत पे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यह क्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। ठीक, फिक्स क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। देखते हैं, ग्राफ दिया गया है ABC बना के, एक्स और टी में समय और दूरी और समय में, यानी चाल से रिलेटेड है, देखिएगा वेग से। ऊपर दिए गए चित्र में 3 वस्तुएं A, B तथा C के लिए उनके समय t और स्थिति x ग्राफ दर्शाए गए हैं। किसी क्षण
टी इज ग्रेटर टू 0 पर वस्तु ए बी सी चाले बी बी सी के संबंध को बताइए। देखिए ग्राफ दिया है दूरी और समय में। तो आप देखिए एक बात समझे होंगे कि प्रक्षेपण यानी आज ये प्रक्षेप वाले चैप्टर में तो वहाँ पे बोला था कि जो परास होता है जब थीटा 45 से के एंगल फेंकने में बहुत दूर जाता है। दूर क्यों जाता है? उस पर वेग अधिक लगता होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है स्लोप पे। अभी हम 90 पे फेंकेंगे तो हमारी हाइट भी कम हो जाएगी, वेग भी कम हो जाता है लास्ट में तो ज़्यादा दूर नहीं जाता है। सेम वही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, यानी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/, स्लोप। ओके, तो जैसे से ऊपर जाएंगे स्लोप ज़्यादा होगा, ऊपर जाएंगे तो ऊपर स्लोप ज़्यादा होगा तो वेग कम होगा। ठीक, उसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्लोप कम है ए का, तो ए का मान अधिक होगा, फिर बी का, फिर सी का, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक, ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg का द्रव्यमान के लिए पिंड कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। यानी हम mg पूछ रहा है भार। ठीक, तो mg द्रव्यमान 1 kg दे दिया है, 9.8 जी का वैल्यू रख देंगे बस 9.8, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 90। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच रूपांतरण का सूत्र F बराबर x+1 इंटू सेल्सियस दिया है। ठीक, पूछ रहे x का घटक क्या है x, तो आप सीधा f और c में रिलेशन निकाल लीजिए। c बराबर c/5 IF माइनस 32/9। ठीक, इसका आप त्रिज्या गुणा कर लीजिए 9/5 इंटू सी, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 32 इक्वल टू एफ। ठीक, अब उसे समीकरण से मिला लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो इसका हम देख रहे हैं तो आ जाएगा 1.8 इंटू सी, जब 9/5 भाग देंगे तो आएगा 1.c प्लस 32। तो आप समीकरण से जब तुलना करेंगे तो देखिए x जगह पर 32 आ रहा है, तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, और आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए। यदि हम एफ में c/5 और एफ माइनस 32/9 रिलेशन होता है तो हम इसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। इस समीकरण बनाने के लिए एफ का समीकरण दिया तो हम एफ के समीकरण से ही बना लेते हैं। तो एफ का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, तो अपना यह बराबर आ जाएगा 9, इधर से इधर त्रिज्या गुणा करेंगे 9/5 इंटू सी बराबर प्लस 32। ठीक, तो यहाँ जब 9/5 भाग देंगे तो बच जाएगा आपका यह बराबर 1.8 इंटू सी प्लस 32। तो आप समीकरण तुलना करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगी 32। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32। ठीक, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं अपना मॉक टेस्ट। ओके, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। ठीक, लाइक सब्सक्राइब करवाइए। अभी इस फील्ड में हम बता रहे हैं, आप नए हैं, आपको हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, एक भाई के नतीजे। ठीक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ठीक।